नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतिश क्लास हिंदी ग्रामर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि के नियम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम व्यंजन संधि का नियम 10 पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के व्यंजन संधि के नियम के कई सारे वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उन्हें जाकर के वहाँ पहले से देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस की लिंक शेयर कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे व्यंजन संधि के कुछ 3 नियम हैं यहाँ पे 10, 11 एंड 12। तो आइए देखते हैं, ये 10वां नियम है। ठीक है, देखते हैं ये नियम क्या कहता है। आइए देखते हैं। छ से पहले यदि कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर छ, यानी छ से पहले आधा च भी लग जाता है उसमें। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में देखते हैं कि जैसे 2 शब्द हमको चाहिए, उसमें छ उधर चाहिए, दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वह छ से छाता वाला छ चाहिए। उससे पहले जो जो पहला शब्द है उसमें कोई स्वर होना चाहिए। अब स्वर तो आप जानते ही हैं कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सारे स्वर। ठीक है, इसमें से कोई भी एक स्वर इधर पहले शब्द में होना चाहिए और उसके पश्चात छ हो। तो सेंटेंस ये है, मतलब नियम जो है कि छ से पूर्व, मतलब छ से इधर छ, दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है, जो पहला वर्ण है वह छ होना चाहिए और प्रथम शब्द में कोई स्वर होना चाहिए। तो छ के स्थान पर छ, यानी आधा छ, आप देखिए इसको अच्छे से देखिए, आधा छ के पहले आधा च लग जाता है। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है आ प्लस छादन। अब देखिए छ है हमारा, और दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें छ चाहिए, जो व्यंजन है छ चाहिए। अब वो स्वर के साथ हो या स्वर के बिना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब छ में कोई मात्रा लगी हो, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें व्यंजन छ चाहिए। ठीक है, तो देखिए आ प्लस छादन। ठीक है, तो ये हमारा छ है। छ से पहले जो पहला शब्द है उसमें, अब इससे पहले एक, जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब बड़ा शब्द हो तो भी उसमें पहले होना चाहिए बस स्वर। तो हमारे पास यहाँ पर आ स्वर है, तो आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। तो क्या हो जाएगा, आ, उसके बाद छ है तो उससे पहले आधा च लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आच्छादन। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं 1-2 और उदाहरण के थ्रू, इसे समझेंगे और आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ये है वी प्लस छेद। अब यहाँ देखिए छ पे ए की मात्रा भी लगी है, पर मैंने बोला कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हमारे पास व्यंजन होना चाहिए, वो स्वर सहित हो या स्वर रहित हो, नो प्रॉब्लम। और इधर वी है, व में क्या है, कौन सा स्वर है, ह्रस्व ई, व में ह्रस्व ई की मात्रा लगी है। तो ठीक है, इधर ई है, ई स्वर है, तत्पश्चात इधर छ आया है, तो छ के स्थान पर छ से पूर्व छ भी लग जाए, आधा च और छ हो जाता है। इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा कि छ से पहले च भी उसमें जुड़ जाता है। तो वी प्लस छेद बराबर विच्छेद, विच्छेद। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है अनु प्लस छेद। अब देखिए अनु जो शब्द है, पहला जो हमारा शब्द है, इसमें न में ऊ की मात्रा लगी हुई है, अनु, इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई, तो ऊ एक स्वर है और उधर छ आया है, छ पे ए की मात्रा लगी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यंजन होना चाहिए, वो स्वर सहित हो या स्वर रहित हो। ठीक है, तो छ आया है, उससे पहले ऊ स्वर है, तो हो जाएगा अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा नियम है, आप देख लिए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं हमारा 11वां
नियम, व्यंजन संधि का 11वां नियम क्या है? यदि म के पश्चात य, र, ल, व, श, श, स, ह में से कोई भी वर्ण हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखिए शर्त क्या है नियम के अकॉर्डिंग कि जो दो शब्द हैं उनमें इधर म, पहले शब्द के अंत में म होना चाहिए, इधर म होना चाहिए, उसके बाद दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ह इसमें से कोई भी वर्ण हो तो म, इधर जो म है वो अनुस्वार में बदल जाता है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अनुस्वार का जो चिन्ह होता है, अब देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, तो वो किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे एक डॉट जैसा लगा दिया जाता है तो वो अनुस्वार का चिन्ह हो जाता है। जैसे एक दो शब्द मैं बताती हूँ, आप उसे अच्छे से समझेंगे। जैसे है कलंक, ठीक है, कलंक, तो ल के ऊपर जो डॉट लगा है वो अनुस्वार का चिन्ह है, ठीक है, उसे कहते हैं अनुस्वार। तो नियम है कि म के पश्चात यानी पहले शब्द के अंत में म होना चाहिए, तत्पश्चात य, र, ल, व, श, श, स, ह में से कोई भी वर्ण हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। एक दो उदाहरण देखते हैं। सम प्लस योग, अब देखिए म अनुस्वार में बदलेगा तो वो स के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए स के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, उसके बाद क्या है योग, योग एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि चेंज सिर्फ म में हो रहा है, म अनुस्वार में बदल रहा है, तो वह अपने पहले शब्द के ऊपर जो पहला वर्ण, उसे म से पहले जो पहला वर्ण है उसके ऊपर अनुस्वार के चिन्ह के रूप में लिख दिया जाएगा। तो सम प्लस योग बराबर संयोग, ठीक है। इसी प्रकार एक और देखिए, सम प्लस सार, बताइए क्या होगा? स के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लग दिया जाएगा, ठीक है, तो हो गया म अनुस्वार में बदल गया, स के ऊपर लग गया और आगे है सार, सार एज इट इज बगल में लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सम प्लस सार बराबर संसार, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं, सम प्लस लाभ, वही है कि अब देखिए म के पश्चात क्या क्या आया है वो हम देख लेते हैं कि ये देखिए सम, म के पश्चात य, र, ल, व, ये तो यहाँ पे ल आया है, यहाँ में भी मैं आपको बताना भूल गई, ये देख लीजिए म के पश्चात य आया है, ये देखिए संयोग वाले जो उदाहरण हम देखे इसमें स के पश्चात य आया है तो स अनुस्वार में बदल गया। यहाँ सम प्लस सार में म के पश्चात स आया है, ये देखिए दंत्य स आया है तो म अनुस्वार में बदल गया है। और इसी तरह सम प्लस लाभ है तो सम म के पश्चात ल आया है, तो ये देखिए ल नियम है, तो सम प्लस लाभ बराबर संलाभ, स के ऊपर अनुस्वार और लाभ को हम जैसे था वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। एक और उदाहरण देख लीजिए, सम प्लस वेग, स को अब यहाँ में सम प्लस वेग में म के पश्चात व आया है, ठीक है, तो ये देखिए वह है, ठीक है, वह आने के कारण म अनुस्वार में बदल गया तो सम प्लस वेग बराबर संवेग, ठीक है दोस्तों। सारे नियम को आप बस ध्यान ये रखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि म के पश्चात, अब ये नियम में क्या है, म के पश्चात य, र, ल, व, श, स, ह में से कुछ भी हो तो इस बात को ध्यान रखना है कि उधर आने वाला जो वर्ण है वो स्वर सहित हो, स्वर रहित हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो व्यंजन चाहिए, बस वो व्यंजन हो, उसमें कोई मात्रा लगी हो तो भी ठीक है, नहीं लगी हो तो भी ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11वां नियम, ठीक है। आइए देखते हैं व्यंजन संधि का 12वां नियम। दोस्तों ये आखिरी नियम है व्यंजन संधि का। क्या कहता है? री, र,
श के पश्चात यदि न हो, अथवा सॉरी फिर से इसको देखते हैं, री र श के पश्चात यदि न हो तथा इनके बीच में, इसको थोड़ा हम ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि यहाँ इधर प्रथम शब्द के अंत और उसके बीच में भी कुछ कंडीशन बनती है, उसको भी समझना होगा हमें कि री र श के पश्चात यदि न हो तथा इनके बीच में कोई स्वर हो अथवा क वर्ग का कोई भी वर्ण हो, क वर्ग में जैसे क ख ग घ ङ, प वर्ग का प फ ब भ म में से कोई वर्ण हो या अनुस्वार हो, अथवा य व ह में से कोई भी वर्ण आता हो तो न के स्थान पर ड़ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से हम नियम को समझेंगे। इधर है कि दो शब्द हमें चाहिए, इधर कंडीशन क्या लग रही है कि री हो या र हो या मूर्धन्य श हो, उसके बाद न होना चाहिए। ठीक है, किंतु इन दोनों के बीच में, इनके बीच में कोई स्वर आए या क वर्ग का कोई व्यंजन हो या प वर्ग का कोई व्यंजन हो या अनुस्वार हो, अनुस्वार अभी हम पढ़े थे, यहाँ पर अनुस्वार का जो चिन्ह ऊपर लग जाता है, या अनुस्वार हो या य व ह में से कोई भी एक वर्ण हो तो जो उधर न है वो ड़ में बदल जाता है। देखिए न ऐसे ड़ में बदल जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण के थ्रू हम इसे देखते हैं। भर धन अन, अब देखिए नियम क्या कहता है कि री र श, तो हमारे पास उदाहरण में क्या है र। ठीक है, र के पश्चात न हो, ठीक है, न चाहिए हमें, तो र के पश्चात न है, किंतु बीच में एक और कंडीशन है कि इनके बीच में क्या क्या, कुछ भी होने से क्या क्या वहां पे होना चाहिए, कोई स्वर हो या क वर्ग का कोई व्यंजन हो या प वर्ग का कोई व्यंजन हो या अनुस्वार हो या य व ह में से कोई भी वर्ण हो। तो हमारे पास क्या आ रहा है, र के पश्चात न है, देखिए र के पश्चात न है, बीच में अ क्या है, अ स्वर है, तो स्वर बीच में आने के कारण न को क्या हो जाएगा, ड़। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, भर प्लस अन बराबर भ र ढ़। ठीक है, अब आप पहले ये देखेंगे कि जो र आया है वो र हलंत है। हलंत मतलब उस व्यंजन में, मतलब र में स्वर नहीं है, तो र में जब अ मिलेगा, अ स्वर, तो वह र पूर्ण होगा। तो जब ये अन का जो अ है वो र में मिल करके र को कंप्लीट कर रहा है, तब हमारा शब्द बन रहा है भर प्लस अन बराबर भरण, तो ये न को ड़ हो जा रहा है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, राम धन अयन। ठीक है, अब देखिए नियम के तहत यहाँ भी हमारे पास र आया है, राम में र, उसके पश्चात न है। ठीक है, अब बीच में कंडीशन क्या चाहिए कि कोई स्वर हो या क वर्ग का कोई व्यंजन हो, प वर्ग, अनुस्वार या य व ह में से कोई भी आए। तो देखिए हमारे पास म भी है, मतलब ये जरूरी नहीं कि उसमें सारे हो, ठीक है, कोई भी एक होना चाहिए, पर यहाँ पे कंडीशन बहुत ही अच्छी बन रही है कि इसमें देखिए प फ ब भ म, प वर्ग का व्यंजन म भी आ रहा है, अ एक स्वर है अ भी आ रहा है, और य व ह में से कुछ भी चाहिए तो य भी आ रहा है, उसके बाद न है, तो न को क्या हो जाएगा, ड़। तो राम धन अयन बराबर रामायण। अब देखिए राम जो है म प्लस आगे अयन है, तो पहले से म तो पूर्ण है, उसके बाद फिर से अ है, तो म के पश्चात अ में जो अ है वो एक मात्रा लग जाएगी, म के पश्चात यहाँ पे एक, ये जो अ है वहां पे एक मात्रा लग जाएगी, तब ये राम धन अयन बराबर रामायण। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, भूष धन अन। नियम क्या है कि री र श, तो ये देखिए हमारे पास मूर्धन्य श है, श के पश्चात
न आया है और बीच में कंडीशन क्या चाहिए कि कोई स्वर हो या क वर्ग का कोई व्यंजन हो या प वर्ग का कोई व्यंजन हो, अनुस्वार हो अथवा य व ह में से कोई भी वर्ण हो तो न को ड़ हो जाता है। तुम्हारे पास श के पश्चात न आया है और इनके बीच में अ है, जो अ एक स्वर है। ठीक है, स्वर आया है तो भूष धन अण बराबर क्या होगा? भूषण। ठीक है, देखिए ये जो मूर्धन्य श है वह स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो श में ये जो अन का जो अ है वो इसमें अ मिल करके श को कंप्लीट कर रहा है, तो भूष धन अन बराबर भूषण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारे व्यंजन संधि के सारे नियम कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये इसमें हमने 10, 11 और 12 ये 3 नियम को देखा है। इससे पहले के वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, आप उन्हें देखें और बताएं आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।